ओके एंड हेलो एवरीवन, जय हिंद, वेलकम टू कैडेट डिफेंस एकेडमी। आप सभी का स्वागत है आज के सीरीज में। चलिए पहले बच्चे इसको कंटिन्यू करते हुए, तो हमने 52 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। आगे बात करते हैं 53 क्वेश्चंस की। देखो हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझते हैं ध्यान से। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे करना है, इसने कहा लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन टू यूनिट वेक्टर। भाई अगर दो यूनिट वेक्टर दिए गए हैं, इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि जो ए का मॉडुलस होगा, समझना ध्यान से, जो ए का मॉडुलस होगा, ठीक है, क्या वो 1 है? और बी भी यूनिट वेक्टर है, तो क्या बी का मॉडुलस भी 1 होगा? यानी कि दो चीज हमारे पास पता लग गई। अब उसने कहा कि इफ ए प्लस टू बी इज परपेंडिकुलर टू दिस, यानी कि ए प्लस टू बी जो वेक्टर है, ये वेक्टर परपेंडिकुलर है 5a माइनस 4 वेक्टर बी के साथ। अगर दो चीजें एक दूसरे का परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट मेरे लाल होता है 0 के बराबर। इसका मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। अब जब मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूं, वेक्टर ए का मल्टीप्लाई जब वेक्टर ए से करेंगे तो 5 वेक्टर ए के मॉडुलस का स्क्वायर बन जाएगा। ए का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, माइनस के 4 वेक्टर ए है और डॉट में वेक्टर बी आ जाएगा। साथ में 2b का मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो 5 टू जा प्लस का 10 और ये भी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी देखने के लिए मिल जाएगा। एंड एज वेल एज 4 टू जा 8, तो माइनस का 8 और वेक्टर बी के मॉडुलस का स्क्वायर, क्योंकि वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी के मॉडुलस का स्क्वायर दिख जाएगा। ठीक है जी। और किसके बराबर है ये दे रखा भाई 0 के बराबर। अब आगे करना है हमें, ये वाली वैल्यू 1 मिल गई, ये वाला वैल्यू 1 मिल गया, तो यहां पर बचा ये 5 है और ये मेरे पास 8 है, तो 8 में से 5 चला जाएगा तो माइनस का 3 मेरे पास बच गया। माइनस 3 को इक्वल टू में भेज दिया तो प्लस का 3 हो गया। और यहां पर कितना बचा? ये 10 था, 10 में से 4 चला गया, बचेगा 6। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 3 दिख गया। अगर मैं इस a डॉट वेक्टर b को खोल लेता हूं तो क्या बनता है? वेक्टर a का मॉडुलस वेक्टर b का मॉडुलस साथ में बनता है cos थीटा इज इक्वल टू, अगर ये 6 डिवाइड में जाएगा 3/6, क्या 1/2 बन रहा होगा? और भाई ये भी 1 है और ये भी 1 है, और 1 और 1 का मल्टीप्लाई तो 1 ही आ जाएगा। यानी कि मेरे पास बचा सिर्फ और सिर्फ cos थीटा किसके इक्वल? 1/2 के इक्वल। बोलो हाँ या ना? बात समझ में आ गया? अब cos थीटा की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, तो यहां पर तो मैंने 1/2 रख दूंगा, पर यहां पर तो cos 2 थीटा है, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला इन द टर्म्स ऑफ cos थीटा खोल सकता हूं। क्या बन जाएगा? देखो भाई, ये तो cos थीटा ऑलरेडी था, इसको खोलेंगे, ये बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा और साथ में -1। वैल्यूज पुट कर देते हैं यहां पर, वैल्यूज 1/2, ये 1/2 आ गया, प्लस 2 इंटू ये 1/4 चला जाएगा, -1, 2 से कटेगा 2 टाइम्स 1/2 एंड 1/2 कितना? 1, और 1 से कट जाएगा 1, कितना रिजल्ट आ गया? 0 रिजल्ट आ गया। 0 ऑप्शन नंबर ए में है और ए इसका राइट आंसर देखने के लिए मिल जाएगा। आई होप तो सब बच्चों को ये बात समझ में आ चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इसका सेकंड क्वेश्चन 2024 के सेकंड एग्जाम में जो पूछा गया है, इसने कहा लेट ए बी सी डी ई एफ बी द रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, तो ये क्या है? एक सम, क्या है? हेक्सागन मतलब षटभुज, ठीक है ना, जिसमें 6 भुजाएं होती हैं। और एडी क्या है? एडी बराबर है एम बी सी के, और सी एफ कितना है? एन ए बी के बराबर है। देन व्हाट इज किसके इक्वल? एम एन किसके इक्वल होगा? ऐसा हमसे पूछने की बात कर रहा है। देखो भाई, बहुत सिंपल सी बात है, इसको भी अलग ध्यान समझेंगे कि अगर मैं एक रेगुलर हेक्सागन बनाता हूं, तो पहले मैं रेगुलर हेक्सागन बना लेता हूं। 1 2 3 4 5 और 6। सपोज करना कि रेगुलर है, रेगुलर मतलब सारी भुजाएं बराबर हैं, एक दूसरे के बराबर हैं सारी भुजाएं। नाम दे दो इसको, ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, डी दे दिया, ई दे दिया और एफ दे दिया। ठीक है, ए से लेकर एफ तक था। डायरेक्शन मान लीजिए इस डायरेक्शन में बना रहा हूंगा, तो ये इनकी डायरेक्शन हो जाएगी। ये जरूरी है भाई, डायरेक्शन का खेल है सारा। ठीक है, अब उसने कंडीशन क्या बोली जरा देखते हैं। इसने कहा एडी जो है वो बीसी के एम टाइम्स है। तो एडी अगर मैं करता हूं तो ये मेरे पास मान लो एडी आ गया, तो एडी डायरेक्शन ही होगी। और बीसी क्या है? बीसी मेरे पास ये है। भाई यहां पर एक सीधी सी प्रॉपर्टी, क्या ये वाली लेंथ अगर 1 है तो ये वाली लेंथ कितनी होगी? 2 होगी। अगर ये 1 तो ये वाली जस्ट उसके डबल। इसका मतलब उसने कहा एडी की जो वैल्यू है वो इससे m टाइम्स है, तो यानी कि इसकी ये जो एडी है इससे 2 टाइम्स है। तो मैं कह सकता हूं कि क्या m का वैल्यू मुझे 2 नजर आ रहा है, और डायरेक्शन दोनों की सेम है, ये भी डायरेक्शन सेम है, तो इसलिए m का वैल्यू पॉजिटिव 2 निकल के आया। दूसरी बात करते हैं, उसने कहा सी एफ। सी एफ देखो क्या है, सी और एफ, सी से एफ की तरफ जा रहे हैं, ये वाला डायरेक्शन इसकी ये हुई। और किसके इक्वल है? ए बी के। ए बी क्या है भाई? ए बी मेरे पास ये है, तो यहां भी देखो ये ए बी और ये सी एफ, अगर ये 1 है तो ये वाला पूरा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका मतलब ए बी जो है, मतलब जो हमारे पास सी एफ है, वो क्या होगा? ए बी का 2 टाइम्स होगा, यानी कि इसने n टाइम्स बोला तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, बट -2। क्यों?
क्योंकि इसकी डायरेक्शन ए बी इधर है और सी एफ मेरे पास इधर है, तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट में है, इसलिए हमने -2 ले लिया। आई होप सो बात समझ में आ चुकी है। m का वैल्यू मिल गया और n का वैल्यू भी मुझे मिल चुका है, दो वैल्यूज मुझे मिल गई। हमसे पूछा मल्टीप्लाई करने के लिए, 2 का मल्टीप्लाई -2 के साथ करते हैं, -4 आता है। ए इसका बिल्कुल राइट आंसर देखने के लिए बच्चा मिल जाएगा। आई होप सो बात एकदम हो गई है क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं रही। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, अच्छा इसने कहा था वेक्टर ए बी सी आर द सेम लेंथ। ए बी सी क्या है, सेम लेंथ के वेक्टर हैं। ओके, इफ टेकन पेयर वाइज दे फॉर्म इक्वल एंगल। पेयर वाइज का मतलब क्या, जैसे हमसे कहा गया कि वेक्टर ए है, वेक्टर बी है और वेक्टर सी है। पहली बात तो इनका जो सेम लेंथ के हैं, सेम लेंथ के हैं, तो ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड तीनों के तीनों बराबर आने चाहिए। यस और नो, अगर सेम लेंथ है तो सही बात है। एंड इक्वल एंगल भी बना रहे हैं अगर पेयर वाइज लिया जाए, यानी कि मैं ए और बी के बीच का एंगल निकालूं, मैं बी और सी के बीच का एंगल निकालूं, तो इनके एंगल्स भी बराबर आएंगे। ऐसी दो कंडीशन उसने कहा। अब उसने ए का वैल्यू मुझे दे दिया, बी का वैल्यू मुझे दे दिया, और उसने पूछा कि सी का वैल्यू क्या हो सकता है, क्या सी का वैल्यू ये हो सकता है, क्या सी का वैल्यू ये हो सकता है, ऐसा हमसे पूछ रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो तीनों की लेंथ बराबर होनी चाहिए। देखो ए और बी तो ऑलरेडी बराबर होगा दे रखा है, ये कितना आएगा √2 आएगा, ये भी कितना आएगा √2 आ जाएगा। इसका लेंथ देखो, सी की वैल्यू इन दोनों में से कौन सी होगी, इसका लेंथ भी √2 आ रहा है। इसका लेंथ देखेंगे तो कितना बन रहा है भाई, ये 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाय 3 18 9, यानी कि 3 कितना बन गया, सॉरी कितना बना ये 16 17 18, 3 से कट जाएगा, गलत कर दिया कुछ, दोबारा लिख लेते हैं। ठीक है, ये कितना बना मेरे पास 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, और डिवाइड में कितना मेरे पास 3 था, 3 तो मेरे पास बाहर था। ठीक है ना, अंडर में कैसे लगा, 3 बाहर था, या फिर अंदर लेंगे तो अंदर 9 लिखना पड़ेगा। 9 लिखेंगे, बाहर अंदर कितना बना 18, तो 9 से कितना कटेगा 2 बार, यानी कि √2। भाई इसकी लेंथ भी सेम है, इसकी लेंथ भी सेम है। तो यानी कि हम ऐसा तो कह सकते हैं कि सर 50% तो हम निकाल सकते हैं कि भाई इसके आंसर्स में ए भी करेक्ट हो सकता है, बी भी करेक्ट हो सकता है लेंथ के हिसाब से। बट एक कंडीशन उसने और डाली कि एंगल्स भी, पेयर वाइज एंगल भी सेम होने चाहिए। तो हम जरा देख लेते हैं कि भाई पेयर वाइज एंगल क्या बन रहा होगा। क्या अगर मैं ए का बी के साथ एंगल ले रहा हूं या बी का सी के साथ एंगल ले रहा हूं, क्या चीजें सेम बन रही है, और सी की दो वैल्यूज दे रखी हैं, दोनों वैल्यूज पे सेम एंगल बनना चाहिए। तो ए बी की जरूरत नहीं है, बी और सी का ही एंगल देख लेता हूं, बी सी का एंगल, सी की एक बार दूसरी वैल्यू रख के, एक बार दूसरी वैल्यू रख के, क्या एंगल सेम बन रहा होगा, तो देखते हैं। बी की वैल्यू कितनी है भाई, बी का वैल्यू मेरे पास है J + K, और C की वैल्यू एक बार मेरे पास कौन सी आई है, I + K को चेक करते हैं। इनके बीच का एंगल देखेंगे, ऊपर करेंगे डॉट प्रोडक्ट, I का I के साथ 1 बन जाएगा, J का J के साथ 0 बन जाएगा, K का K के साथ 1 बन जाएगा। डिवाइड में आता है, इसका मॉडुलस √2 आएगा, इसका मॉडुलस √2 आएगा, और ये मेरे पास बनेगा 2 डिवाइड बाय 2 √2, यानी कि 1/√2, cos थीटा की वैल्यू 1/√2 आई। दूसरी बात, अब मैं B तो यही रखता हूं J + K, बट C का वैल्यू मैं अगर ये रखता हूं तो ये है मेरे पास -I + 4J और -K डिवाइड बाय 3। इनके साथ एंगल देखता हूं क्या आ रहा होगा। ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो J वाला, देखो I वाला तो है नहीं, ठीक है, तो I वाला तो 0 बन जाएगा, ठीक है ना। J वाला देखते हैं, J वाला है 4/3, यहां पर 1 तो आएगा प्लस के 4/3। K वाला यहां 1 है, यहां पर माइनस का 1/3, तो माइनस का 1/3 देखने के लिए मिलेगा। होल डिवाइडेड बाय कितना, इसका मॉडुलस भी √2 आया मेरे बच्चे, और इसका मॉडुलस भी √2 देखने के लिए मिला। यहां पर कितना बना, 4 में से 1 मेरे पास माइनस हो गया, तो बचेगा 3/3, और डिवाइड में, ठीक है ना, डिवाइड में कितना मेरे पास बन गया, ठीक है ना। अच्छा, ये वाला मैंने देखो मल्टीप्लाई गलती कर दी ना यहां पर, ठीक है, ये गलती कर दिया, क्योंकि √2 मल्टीप्लाई 2 बनेगा ना, ठीक है, ऊपर कितना 2 था, नीचे भी मेरे पास 2 बना, ठीक है। तो ये वाली बात थोड़ा ध्यान रखेंगे, इसको गलती कर दिया था अभी, दोबारा देख लेता हूं। आई का मल्टीप्लाई जब मैंने आई से किया होगा, ठीक है, तो आई तो इधर था ही नहीं, आई इधर था नहीं, तो मेरे पास वो तो बन गया होगा कितना, आई के साथ 0 आ गया होगा, ठीक है। जे के साथ यहां पर कुछ गलती करी है भाई, इस वाले में, ये तो एंगल सही कर रहा था, ये वाले में गलती कर दी, थोड़ा सा फटाफट जल्दी दोबारा देख लो। आई के साथ आई वाला है नहीं, जे का जे वाला है नहीं, के का के साथ करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, डिवाइड में इसका मॉडुलस भी √2 आएगा, इसका मॉडुलस भी √2 आएगा, मेरे पास कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 डिवाइड बाय 2, और यहां से भी 1 डिवाइड बाय 2 ही आ रहा है, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई भी 2 आ रहा है, ये मेरे पास 1 बन रहा है, 1 डिवाइड बाय 2 बनेगा। ये भी एंगल सेम दे रहा है, ये भी एंगल सेम दे रहा है, इसकी भी लेंथ सेम है, इसकी लेंथ सेम है, यानी कि सी की वैल्यू ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। इसका मतलब बोथ 1 और 2 दोनों करेक्ट हो सकते हैं। यस, इस तरीके से इनको समझना होता है। बात क्लियर होगी,
समझ में आ गया सबको? चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? इसने कहा द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी आर अलोंग द लाइन x माइनस टू बाई, लाइन देखो भैया x माइनस टू बाई, ये डायगोनल की एक लेंथ है, बराबर कितना 1, दूसरी वाली कितनी है 4x प्लस के 2 बाई इज इक्वल टू 3। अरे यार बहुत सिंपल सी बात कह रहा है, ये डायगोनल की लेंथ है। अब ये डायगोनल अगर मेरे पास है, जरा समझना कि मैं इस डायगोनल, जैसे डायगोनल तो ये हो रहे होंगे ना आपस में, डायगोनल की स्लोप निकालो जरा यहां से m1, स्लोप आता है माइनस x का कोएफिशिएंट डिवाइड बाय y का कोएफिशिएंट माइनस के 2 है, तो ये बन गया 1/2। यहां से स्लोप निकालो m2, माइनस x का कोएफिशिएंट 4, y का कोएफिशिएंट 2 आ जाएगा, ये बनेगा -2। और अगर मैं m1 और m2 का मल्टीप्लाई करता हूं, 1/2 का मल्टीप्लाई -2 के साथ करता हूं, रिजल्ट आ रहा है -1। और अगर 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 दो स्लोप का मल्टीप्लाई -1 आ जाता है, तो इसका मतलब कि दोनों लाइन एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर पर होंगी, यानी कि ये जो डायगोनल होंगे, ये डायगोनल किस पर होंगे? परपेंडिकुलर पर होंगे। डायगोनल अगर परपेंडिकुलर है, रेक्टेंगल पॉसिबल ही नहीं है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी पॉसिबल नहीं है, पैरेललोग्राम भी पॉसिबल नहीं है, या तो रोम्बस हो सकता है, ठीक है, रोम्बस में जो डायगोनल होते हैं 90 डिग्री पे कट करते हैं, या फिर स्क्वायर में कट करते हैं, स्क्वायर वाला तो ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पर। समझ में आ गई बातें? क्लियर हो गया सबको? चलो फिर थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं द फोकाई ऑफ द इलिप्स। भाई इलिप्स दे रखा है, कहां पर है फोकाई? एट क्यू एंड आर पर है, और पी का वैल्यू x, y है, एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स। इलिप्स के ऊपर कोई पॉइंट p दे रखा है, इसकी फोकाई के बारे में बात करें, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी क्यू प्लस पी आर, ऐसा हमसे पूछ रहे हैं। चलो भाई यहां देख लो, सबसे पहले मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, बड़ा सिंपल सा बात है। इसकी इक्वेशन देखो क्या बन रहा है, ये इक्वल टू 1 है, यहां पर x स्क्वायर के डिवाइड में कुछ नहीं होता, तो ये 1/4 हो जाएगा, एंड प्लस के ये y स्क्वायर डिवाइड बाय 1/9 हो जाएगा, ऐसा हमें देखने के लिए मिला। दोनों में बड़ा कौन होगा? दोनों में बड़ा कितना होगा भाई? 1/4 बड़ा होगा, x एक्सिस में बन रहा होगा, x एक्सिस में बन रहा होगा, तो मेरे पास कहीं ना कहीं इलिप्स इस तरह का बन रहा होगा कुछ। तो इसने कहा कि Q एंड R क्या है भैया? फोकाई है, तो एक पॉइंट मेरे पास ये हो गया, ये Q मान लो और ये वाला पॉइंट R मान लो। P इस इलिप्स के ऊपर कोई सा पॉइंट है, कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लो P, जो कि x, y दे रखा है, और हमसे पूछा है कि PQ प्लस PR कितना होगा। PQ ये रहा और PR ये रहा। ये भाई इसका डायरेक्टली सबसे पहले सिखाया जाता है कि यानी कि अगर कोई भी पॉइंट इलिप्स के ऊपर है, वहां से फोकाई की लेंथ, दोनों फोकाई की लेंथ का जो सम होता है, वो यहां से लेकर यहां तक की लेंथ के बराबर होता है। यहां से यहां की लेंथ मतलब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ठीक है, दीर्घ अक्ष की लंबाई के बराबर होता है। और दीर्घ अक्ष की लंबाई कितनी होती है प्यारे बच्चे? दैट इज 2a होती है। तो 2 इंटू ए का वैल्यू कितना? ये होता है ए स्क्वायर का वैल्यू। ए स्क्वायर की वैल्यू 1/4 है, तो ए का वैल्यू क्या 1/2 आएगा, और यहां पर 1/2 रख दूंगा, तो लेंथ मेरे पास कितनी आ गई? 1 आ गई। और 1 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, और बी इसका राइट आंसर देखने के लिए मिल जाएगा। गॉट इट? सबको समझ में आ चुका है? कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट कह रहा है कि इफ P 2,4, Q 8,12, R 10,14 एंड S मेरे पास x, y आर वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम, देन व्हाट इज x प्लस y? भाई कोई पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम बना लेते हैं फटाफट जल्दी से। ये मेरे पास पैरेललोग्राम बन गया। इसने कहा P वाला पॉइंट ये है 2,4 है, Q वाला पॉइंट हमारे पास है 8,12 दे रखा है, R वाला पॉइंट मेरे पास 10,14 दे रखा है, और साथ ही साथ S वाला पॉइंट मेरे पास x, y दे रखा है। ये दो पॉइंट्स हमको देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। आर द वर्टेक्सेस ऑफ द पैरेललोग्राम, ये किसके हैं? ये किसी पैरेललोग्राम के वर्टेक्सेस हो गए। देन व्हाट इज x प्लस y? x प्लस y निकालना है, यानी कि इस x की वैल्यू y की वैल्यू। भाई मिड पॉइंट लगाते हैं यहां पर, इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट दोनों जगह सेम जाएगा, सेम जाएगा। इसका मतलब इसका मिड पॉइंट हो जाएगा 10 और 2 12, 12 का आधा 6, इसका मिड पॉइंट आ रहा होगा 6। यहां से मिड पॉइंट देखेंगे तो वो बराबर किसके जाएगा? x प्लस 8, x प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, 2 वहां जाएगा, कितना हो गया 12, 12 माइनस 8, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटे बच्चे? 4 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 4 बन गई, बहुत बढ़िया। दूसरा पॉइंट देखते हैं y वाला, 14 और 4 18, 18 बटे 2 कितना? 9 हो गया। यहां से निकालेंगे y प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2, 2 इधर भेज देते हैं, 9 दूनी 18, 18 में से अगर 12 जाएगा तो 12 6, 6 बचेगा, y का वैल्यू कितना आ गया? 6 बन गया। हमसे पूछा क्या है? व्हाट इज x प्लस y? 4 और 6 को जोड़ दो, कितना बन गया मेरे लाल? 10 बन गया। तो बी वाला इसका राइट आंसर दिख गया। तो इस तरीके से ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है सारी बातें? परफेक्ट। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसने हमसे क्या कहा, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। इसने कहा द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज दिस। भाई सर्कल की एक इक्वेशन दे रखी, ये वाली, कोई दिक्कत नहीं। Which of the following statement are correct? The end point of the diameter of the circle are इतना इतना। अच्छा एक चीज मैं बताता हूं, अगर मेरे पास कोई एक सर्कल है और उस सर्कल के डायमीटर के अगर एंड पॉइंट दे रखे हैं, मैंने कहा x1, y1 और यहां पर लिख रखा है x2, y2, तो इसका जो इक्वेशन बनती है x माइनस x1, x माइनस x2 प्लस y माइनस y1
और y माइनस वाई टू इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनती है भाई, है ना। अब इस क्वेश्चन ने क्या कहा कि स्टेटमेंट 3 दे दिए, क्या ये वाली जो सर्कल की इक्वेशन है, क्या उसके डायमीटर के एंड पॉइंट ये हैं? अगर एंड पॉइंट ये होंगे, जरा ध्यान समझना, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो इक्वेशन क्या मेरे पास x माइनस x1 और x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2 ऐसी दिखनी चाहिए। अब देखो जरा, इसको सिंप्लीफाई करके क्या ऐसा दिखाई देगा? तो मैं डायरेक्टली भी देख सकता हूं कि x का मल्टीप्लाई x से करेंगे एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सही है जी, ठीक है ना। x का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, x का मल्टीप्लाई माइनस की 4x बनेगा, माइनस 4x बिल्कुल सही बन रहा है। 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 3 1 जा 3, 3 भी दिख रहा है मुझे। y का मल्टीप्लाई y से करेंगे y स्क्वायर भी दिख गया। y का मल्टीप्लाई 4 से, 2 का मल्टीप्लाई y से, 4 2 6 माइनस के 6y दिख गया, और 4 2 8 प्लस के 8 बिल्कुल सही बन रहा है। यानी कि जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा एक्यूरेट वही इक्वेशन बन रही, तो स्टेटमेंट नंबर 1 तो एकदम करेक्ट है। पर 1 के साथ और कुछ भी दे रखा है तो हमें देखना पड़ेगा आगे भी। इसकी बात करते हैं। इसका मतलब हो जाएगा x माइनस 1 और x2 वाला है x माइनस 3 प्लस y माइनस 4 एंड y माइनस 2। सिंप्लीफाई करूंगा तो x x एक्स स्क्वायर बिल्कुल सही बात है, ये 3x और माइनस 1x 4x बन जाएगा, 4x भी ठीक है, और 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 3 आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है, देखो सेम ही चीज है ना, यहां x माइनस 1 था, x माइनस 3 था, x माइनस 1 x माइनस 3 है, तो सेम ही चीज है। y माइनस 2 y माइनस 2 y माइनस 4 y माइनस 4, यानी कि सेकंड वाला पॉइंट तो एकदम करेक्ट होगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। यस और नो, क्लियर है। थर्ड वाला देख लेते हैं। इसने कहा x माइनस 2 जाएगा और साथ में x माइनस 4 जाएगा, प्लस के y माइनस 4 जाएगा और y माइनस 2 जाएगा। यहां से थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, कैसे? देखो, x का मल्टीप्लाई x से करूंगा एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सही है भैया, एक्स स्क्वायर। x का मल्टीप्लाई जब 4 से होगा माइनस के 4x, और x का मल्टीप्लाई 2 से करूंगा माइनस के 2x, माइनस के 6x बनना चाहिए, पर माइनस 6x नहीं है मेरे पास, माइनस में तो 6y है, पर मेरे पास माइनस 4x होना चाहिए। ये आंसर कलेक्ट नहीं दे रहा है, तो थर्ड वाला नहीं होगा। फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप सो ये वाली बात सबको समझ में आ चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होगी, बहुत सिंपल सी बात थी। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the point P and Q lying on the parabola y square बराबर 4kx. The vertex is A. Okay, if the vertex is A, then what is angle PAQ? भाई पैराबोला की इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में पैराबोला बन रहा होगा, तो भैया पैराबोला एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में बना लेते हैं। ये मेरे पास एक पैराबोला बन गया। उसने कहा कंसीडर द पॉइंट 4k, यानी कि पहला एक्सिस में जा रहा है, तो यहां लिख देते हैं 4k, 4k मेरे पास आ गया। और ये वाला पॉइंट कौन सा? P वाला पॉइंट है। Q वाला पॉइंट क्या है? 4k माइनस 4k, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेम इसी लेंथ पर होगा। ठीक है, यहां पर आ जाएगा 4k और माइनस 4k। ठीक है भाई, ऐसा मिल गया मुझे। और उसने कहा कि इनका लाइंग ऑन द पैराबोला, पैराबोला के ऊपर है, इफ द वर्टेक्स इज ए, वर्टेक्स ये वाला है, ये वाला पॉइंट ए है, यहां से इसको मिला दो जरा एक बार। ठीक है, ये वर्टेक्स ए हो गया, ए वाला वर्टेक्स तो 0,0 होता है ना, सबको पता है। हमसे पूछ रहा है एंगल PAQ, PAQ ये वाला एंगल हमसे पूछ रहा है, ये वाला एंगल क्या होगा? अच्छा, दो लाइन के बीच का अगर मुझे एंगल निकालना है, जैसे कि एक लाइन ये रही और एक लाइन ये रही, इन दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है, तो क्या मैं स्लोप से काम कर सकता हूं? अगर मेरे पास स्लोप निकल के आ गई, ठीक है, तो स्लोप का एंगल निकालने के लिए स्लोप का यूज कर सकता हूं, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 n2। या सुनो, या फिर हमें डायरेक्टली दिख जाएगी वो परपेंडिकुलर है क्या, तो और भी आसान हो जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। तो हम इसकी स्लोप देख लेते हैं। स्लोप देखेंगे y2 माइनस y1 यानी कि 4k डिवाइड बाय x2 माइनस x1 यानी कि ये भी 4k, तो स्लोप बेटा इसकी बनेगी 1। इनकी स्लोप देखते हैं, माइनस के 4k 0 करेंगे तो माइनस के 4k डिवाइड है मेरे पास 4k, इसकी स्लोप आ गई बेटा -1। इसकी स्लोप 1 है, इसकी स्लोप -1 है, दोनों का मल्टीप्लाई करने पर -1 आ रहा है। इसका मतलब ये सत्य है कि ये वाला जो एंगल बनेगा 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हमें एंगल निकालने के लिए वो फॉर्मूला tan थीटा बराबर नहीं लगाना पड़ा, यहीं से आंसर निकल के आ गया। यस, क्लियर होगी बातें? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द टू आइटम दैट फॉलो ट्राइंगल एबीसी इज द इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। देखो सर्कल की क्वेश्चन दे रखी है हमारे पास एक, ठीक है ना। इसके अंदर क्या है, एक ट्राइंगल बन रहा है एबीसी, इसके अंदर है बी एंड सी हैव द कोऑर्डिनेट इतना एंड इतना रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज एंगल BAC। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं भाई, एक सर्कल बना दे, और आपको दिखाई दे रहा है ये सर्कल कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये सर्कल वो होगा ना जिसका सेंटर पॉइंट 0,0 होगा,
जिसका सेंटर पॉइंट 0,0 होगा वही तो सर्कल है, और ये होती है रेडियस का स्क्वायर, यानी कि आर की वैल्यू 10 आएगी, यानी कि यहां से यहां तक 10 हो सकता है, ये यहां से यहां तक भी 10 हो सकता है, जहां जरूरत पड़ेगी वहां पर अप्लाई कर लेंगे। ठीक है सचिन भाई, ठीक है जी, तो इतना मेरे पास हो जाएगा, ये सब 10 डिस्टेंस पे जा रहा होगा, रेडियस 10 दिखाई दे रही है मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन से। अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसने कहा ए बी सी इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल, सर्कल के अंदर कोई ट्रायंगल बनाना है, और बी और सी मुझे दे रखा है 6,8। भाई 6,8 देखूंगा तो यहां पर 6 गए, वहां पर 8 गए, मान लीजिए 6 यहां पर गए, 8 यहां पर गए, यहां पर कोई पॉइंट मिल गया होगा मुझे। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट कह रहा -8,6, एक्स की वैल्यू -8, -8 इधर चले गए, और वाई की वैल्यू 6 इधर चले गए। ठीक है ना, तो मेरे पास पॉइंट कहीं यहां पर दिख गया। तो हमने देखा कि भाई ये दोनों पॉइंट मिल गए, एक पॉइंट मिल गया बी और एक वाला पॉइंट मिल गया सी। अब बात कर रहे हैं कि सर ये जो ए है ना, वो ए कहां होगा, क्योंकि हमसे पूछ रहे हैं बी ए सी किसके बराबर होने वाला है, ऐसा हमसे पूछ रहा है बी ए सी। अब जरा ध्यान से समझना मेरी बात को, ठीक है। तो भाई ए के बारे में कुछ पता है, ए यहां भी हो सकता 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 है, क्योंकि ट्रायंगल तो पूरा बन रहा है। मान के चलो ए मान लीजिए यहां पर ले लिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं, ए मैंने यहां ले लिया तो मेरे पास ट्रायंगल ऐसा बन गया, यस सुनो। अब इस वाले एंगल को, यानी कि एंगल बी ए सी को मुझे ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है। इसके लिए क्या करा जाए, जरा एक चीज और समझिएगा। मैंने अगर इस वाले लाइन को मैं इससे टच करता हूं, सेंटर वाले पॉइंट से इसको टच करता हूं, तो इनके बारे में कुछ रिलेशन आपको पता है? क्या रिलेशन, जरा समझाता हूं। सबसे पहली बात कि ये वाला पॉइंट क्या है प्यारे बच्चे, 0,0 है। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट मेरे पास है, सी वाला पॉइंट कितना लिखा हुआ था, सी वाला पॉइंट -8,6 लिखा हुआ था, ये वाला पॉइंट 6,8 लिखा हुआ था। जरा इनके स्लोप कैलकुलेट करते हैं। स्लोप करेंगे, 6 में से 0 जाएगा 6, डिवाइड बाय -8 में से 0 जाएगा -8, स्लोप बनेगी 3 -3/4, 2 से काटने पर ये वाली स्लोप बन गई। इस लाइन की स्लोप देखो, 8/8/6 बनेगा, यानी कि ये मेरे पास बन जाएगी कितना, 4/3। इसका मल्टीप्लाई अगर मैंने इसके साथ किया तो -3/4 का मल्टीप्लाई और 4/3 के साथ करूंगा तो रिजल्ट -1 आएगा। इसका मतलब सर ये वाला जो अंदर वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल सर 90 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। और सर्कल की एक प्रॉपर्टी आप जरा समझ लो, यहां पर क्या बता रहा हूं, ध्यान समझना। सेंटर ये है और ये मान लो कोई बेस है। अगर कोई एक बेस सेंटर पर जितना एंगल बना रहा होता है, ठीक है ना, और वही बेस सर्कल के सरकमफेरेंस पे उसका एकदम हाफ एंगल बनाता है। अगर ये 60 है तो ये 30 होगा, ये 90 है तो ये 45 होगा। तो ये वाला 90 बना तो ऑब्वियस सी बात है ये हाफ एंगल बनेगा, यानी कि ये 45 डिग्री बनेगा। तो आंसर 45 वाला कहां है, π/2 नहीं हो सकता, π/3 नहीं हो सकता, π/4 हो सकता है, π/6 बिल्कुल नहीं हो सकता। तो मेरे पास π/4 वाला एंगल आया। यहां पर एक π/4 के साथ 3π/4 भी दे रखा है, तो 3π/4 कौन सा, देखो ए के बारे में मुझे कुछ नॉलेज ना, तो हम ऐसे भी तो कह सकते हैं ये भी तो एंगल बन सकता है। तो अकॉर्डिंग टू रूल हम ये भी कह सकते हैं कि देखो अगर सेम डायरेक्शन में ये बेस था, सेम डायरेक्शन में ये वाला एंगल इसका आधा हो जाता है। अगर मैं इसको अपोजिट डायरेक्शन बना दूं, मतलब बेस एक इधर तो सेंटर पे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो मेरे पास देख रहे होंगे ये वाला जो ट्रायंगल ये बना, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा होगा क्या। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के दोनों अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। यानी कि अगर ये मेरे पास π/4 है, अगर ये π/4 है, तो अगर मैं पाई में से π/4 माइनस कर दूंगा तो ये वाला एंगल आ जाएगा, कितना बनेगा, 3π/4 बनेगा कि नहीं बनेगा। ऑब्वियस सी बात है, तो 3π/4 भी दे रखा साथ में, सी वाला इसका राइट आंसर देखने के लिए मिल जाएगा। इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्लियर होगी बातें, आसान है भाई। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, इसी पर बात कर रहे हैं, यहीं पर ए के कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। अच्छा, ए की वैल्यू में ए के बारे में कुछ फिक्स चीजें हैं। हमने जब एंगल देखा कि एक एंगल यहां बन सकता है, यहां बन सकता है, ये वाली लाइन यहां भी तो बन सकती थी, वो एंगल मतलब वो ए यहां भी तो हो सकता था। ए के बारे में कुछ डिसाइड है कि ए कहां बनेगा, कोई मतलब नहीं है। ए कहीं पर भी बन सकता है पूरे सर्कल को लेकर। तो इसका मतलब हम क्या ये कह सकते हैं कि कांट बी डिटरमाइंड ड्यू टू इनसफिशिएंट डेटा, क्योंकि ए के बारे में और कुछ स्पेसिफिक जानकारी हमारे पास नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। यस, तो इसलिए हम कह सकते हैं डी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 और 64 की तरफ। एबीसीडी इज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, यानी कि आइसोसेलेस का मतलब दो साइड बराबर होनी चाहिए। ट्रेपेजियम आपको पता होगा, AB इज द पैरेलल टू DC। चलो भाई आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बना लेते हैं। ऐसे बनता है ट्रेपेजियम,
ठीक है ना। आइसोसेलेस है तो जितनी लेंथ ये होगी उतनी लेंथ ये वाली भी होगी, ऐसा मैं यहां पर कह सकता हूं। इसने कहा ए बी इज पैरेलल टू डीसी, यानी कि ये इसको ए बी ले लो और इसको हमने डीसी ले लिया, ए बी ये हो गया डीसी। पॉइंट दे रखे, ए का पॉइंट देखो कितना है भैया 2,3 है, ये वाला पॉइंट कितना है बी वाला पॉइंट 4,3 है, बहुत बढ़िया। ये वाला पॉइंट कितना है सी वाला पॉइंट है 5,1, बहुत बढ़िया भाई। अब जरा मेरी एक बात को ध्यान से समझना, इसने बोला कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स डी, डी के कोऑर्डिनेट मुझे निकालने हैं। भाई तरीके तो बहुत सारे हो सकते हैं। पहला तरीका ये भी हो सकता है कि सर यहां से यहां की डिस्टेंस और यहां से यहां की डिस्टेंस, दोनों की डिस्टेंस बराबर है। बराबर है तो क्या मैं ऑप्शंस पे चेक कर सकता हूं कि कौन सी डिस्टेंस बराबर जाएगी। जैसे कि मैं यहां पर देखता हूं, इनका डिस्टेंस निकालता हूं भाई, 5 में 4 जाएगा, एक का एक आ जाएगा, 1 में से 3, 3 में से एक जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि डिस्टेंस आ रही है √5। √5 डिस्टेंस जा रही है। ए के साथ मैं डी वाले पॉइंट की डिस्टेंस निकालता हूं, जैसे यहां पे निकालता हूं इसको पहले वाले के साथ। 2 में से 2 जाएगा 0, और 3 में से एक जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। तो सर मेरे पास ये 2 आ रही है, ये तो आंसर नहीं हो सकता किसी भी स्थिति में। 1 2 देखते हैं, 1 2 देखेंगे तो 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1, 3 में से 2 जाएगा 1, ये भी सर नहीं हो सकता। 2 में से 1 जाएगा तो मेरे पास बचेगा 1, और 3 में से 1 जाएगा तो 2, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, सर ये 5 बन गया, ये हो सकता है। या फिर हम कह सकते हैं वहां पर 2 में से अगर मैं 3 घटाऊंगा तो 1, 1 का स्क्वायर 1, और 3 में से बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4, सर ये भी हो सकता है। अभी अभी श्योरिटी नहीं है, यानी कि मेरे पास 50-50 हो गया कि भाई ये तो नहीं हो सकता और ये तो नहीं हो सकता किसी भी स्थिति में। अब थोड़ी सी और बात समझते हैं भाई, ये वाली लाइन पैरेलल है। अब जरा क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर y का पॉइंट देखो कितना है, y का पॉइंट यहां पर 3 है, और यहां पर भी y का पॉइंट 3 है, ठीक है ना। x का पॉइंट यहां पर 2 आ रहा है, और यहां पर x का पॉइंट 4 जा रहा है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास जो भी लाइन बन रही है, जो भी बन रहा होगा, ये जो बन रहा होगा, इसमें अगर मान के चलो ये y एक्सिस है, तो ऊपर वाली लाइन y एक्सिस के जस्ट पैरेलल हो रही होगी, क्योंकि यहां भी 3 है तो यहां भी 3 है। एज इट इज ये नीचे वाली लाइन जब इसके पैरेलल है तो नीचे वाली लाइन भी y एक्सिस के पैरेलल होगी। अगर यहां 1 है तो यहां वाले पॉइंट में, यहां वाला भी पता नहीं, पर यहां वाला तो 1 फिक्स है। या सुनो, तो 1 फिक्स है, तो 1 मेरे पास इसमें भी और इसमें भी है। अब बात बची ये वाली पॉइंट की। अब जरा एक चीज समझना, अगर मैं यहां पर ऐसे देखूंगा तो यहां पर जाएगा मेरे पास 2 वाला पॉइंट, यहां पर देखूंगा तो यहां पर मेरे पास जा रहा होगा 4 वाला पॉइंट, और चूंकि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों सेम है, तो इसका मतलब यहां से यहां का गैप और यहां से यहां का गैप सेम होना चाहिए। यस और नो। 4 से कितना एक गए, 5 गए, 4 से एक आगे गए, यहां पर 2 से क्या करना पड़ेगा, एक पीछे जाना पड़ेगा। 2 से एक ही पीछे जाएंगे तो कितना बनेगा, 1 बनेगा। तो पॉइंट कितना आ गया 1,1। क्या सी वाला करेक्ट हो गया, डी वाला तो नहीं हो सकता ना। डी वाला तो यहां आ जाएगा, और यहां बनाऊंगा तो वो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कैसे बन जाएगा, ट्रेपेजियम ही नहीं बनेगा। यस और नो। समझ में आ गई मेरी बातें, क्लियर हो गया है। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते थे, ये क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल ऑफ द ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम के जो डायगोनल होंगे उनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या बनने वाला है, ठीक है। तो भाई इसका जो डायगोनल जाएगा, इसका डायगोनल मान लो ये जाएगा, और इसका डायगोनल ये जाएगा। अब जरा एक चीज समझना, डायगोनल मिड पॉइंट नहीं होगा यहां पर, ट्रेपेजियम के डायगोनल मिड पॉइंट पे कट नहीं कर रहे। आप देख भी सकते हैं ये डिस्टेंस थोड़ा बड़ा छोटा है, ये डिस्टेंस थोड़ा बड़ा है ना। तो क्या करा जाए, सर एक काम करते हैं, इस वाले 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। कर ले, चलो कैलकुलेट करते हैं इक्वेशन। यही बना लूं क्या, इसको हटा दो। इक्वेशन बनाऊंगा तो इक्वेशन बनेगी, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। इक्वेशन होती है y माइनस y1, y1 कितना भैया 3 है, इज इक्वल टू y2 कितना 1 माइनस 3 डिवाइड बाई 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और यहां पर x माइनस x1 मेरे पास 2 है। यस, इक्वेशन कितना बना मेरे पास, इक्वेशन बना 3 वहां जाएगा तो 3y माइनस 3 3 9 आ जाएगा, यहां पर माइनस का 2 है तो माइनस का 2x और प्लस का 2 2 4 बन जाएगा। इधर लेके जाता हूं तो इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी फाइनल 2x प्लस का 3y, और 9 को मैंने वहां भेज दिया, ठीक है। तो 9 और 4 कितना हो गया भैया, 9 4 हो गया 13, तो प्लस के 13। इक्वेशन नंबर 1 बन गई मेरे पास। दूसरे डायगोनल की इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है। ये x1 y1 ले रहे हैं, ये x2 y2 ले रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या इक्वेशन बनेगी मेरे पास, इसको हटा देते हैं, इसको हटा दिया, ठीक है। यहां से बनेगा y माइनस y1 3 ले रहे होंगे हम, तो y2 कितना 1 माइनस 3 माइनस के 2, और 1 माइनस 4 माइनस का 3, और x माइनस x1 मेरे पास आ जाएगा 4, माइनस माइनस कटेगा यहां जाएगा, दैट इज 3y माइनस का 9 इज इक्वल टू 2x, और माइनस का 8 बनेगा, x वाला वहां है, 2x माइनस के 3y बना, और 8 को यहां भेज दिया, तो
तो इक्वल टू -1 बचा। एक इक्वेशन ये दिखाई दी, एक इक्वेशन ये दिखाई दी, इन दोनों को सिंप्लीफाई करके उनके इंटरसेक्शन पॉइंट दिख जाएंगे। नीचे लिख देते हैं उसकी इक्वेशन, यहां पर आ जाएगा 2x प्लस का कितना बनेगा 3y इज इक्वल टू कितना 13 है। इनको जोड़ दूं आपस में तो ये बन जाएगा मेरे पास 4x और 13 में से एक चला जाएगा 12, 4 से कट जाएगा 3 बार, तो भैया x की वैल्यू मेरे को 3 दिखाई दे रही है। x की वैल्यू 3 देखो भैया कहां जा रही है, x की वैल्यू 3 या तो यहां पर है या फिर यहां पर है, तो भैया ये वाले तो ऑप्शन नहीं हो सकते। अब मुझे y का वैल्यू निकालना पड़ेगा 7/2 की 7/3, तो यहां पर देख लेते हैं y का पॉइंट। y के पॉइंट के लिए x का मान मैंने यहां रख दिया, तो बन जाएगा 3 दूनी 6, 6 वहां चला जाएगा, 3y इज इक्वल टू 13 में से अगर मैंने 6 माइनस कर दिया मेरे पास बच गया 7। ठीक है ना, ये कितना आ गया y बराबर 7/3। 7/3 है कि कहीं पर, बिल्कुल है 7/3, बी वाले ऑप्शन में है, बी वाला इसका राइट आंसर बनकर तैयार है। इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 65, कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द टू आइटम दैट फॉलो 2x² प्लस 2y² प्लस के 2z² प्लस के 3x 3y 3z माइनस 6 बी अ स्पेयर। भाई ये जो लाइन है इसने कहा ये एक स्पेयर को रिप्रेजेंट कर रही है। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द स्पेयर। भाई स्पेयर के लिए सबसे पहली बात ये, जैसे सर्कल का काम होता है वैसे ही स्पेयर का काम भी होता है कि इनके x² y² z² के कोएफिशिएंट 1 बनाओ। सबसे पहले 1 बनाने के लिए हमने 2 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा x², यहां से बनेगा y², यहां से बनेगा z², यहां से बनेगा 3y2x प्लस के 3y2y प्लस के 3y2z और माइनस के 2 से डिवाइड कर देंगे 3 बन जाएगा इक्वल टू 0। ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन स्पेयर की बन के आ गई। डायमीटर की बात कर रहा है, डायमीटर के लिए रेडियस निकालना पड़ेगा, रेडियस के लिए सेंटर निकालना पड़ेगा। सेंटर क्या होता है, सेंटर चलो डायरेक्टली निकालते हैं, डायरेक्टली निकालते हैं, रेडियस निकालते हैं। रेडियस निकालने के लिए चलो डायमीटर निकालते हैं, 2r निकाल लेते हैं, डायमीटर हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई हमने कर दिया, r के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, जो भी मेरे पास ये वाली वैल्यूज है, ठीक है, इसका आधा कर दो और उसका स्क्वायर कर दो। 3/2 का आधा होता है 3/4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस के इसका भी आधा करो 3/4, इसका भी 9/16 बन गया, और इसका भी आधा करो ये भी बनेगा 9/16। ठीक है ना, और माइनस कर दो सी को, सी की वैल्यू ये है तो ये हो जाएगी माइनस का 3 लगाएंगे प्लस का 3 हो जाएगा। ये मेरे पास बन गया 2r की वैल्यू। तो 2 मेरे पास एज इट इज है। यहां पर अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम आ जाएगा प्यारे बच्चे 16 आ गया, 9 9 18 9 27। ठीक है, 27 तो मेरे पास ये हो गया, प्लस के 16 वहां जाएगा, 16 48, इतना मेरे पास आ गया। वैल्यू कितनी बनी, 2 डिवाइड में 16 बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा। अंडरूट के अंदर कितना बचेगा, 8 7 में 14 15 का 5 हासिल 1 बचेगा, और 4 और 2 6 और 1 7, मेरे पास 75 बचेगा। या सुनो, ये कट गया 2 बार, 25 या 75 यानी कि 5√3 डिवाइडेड बाय 2। क्या ऐसा कोई मेरे पास डायमीटर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल भैया, 5√3 डिवाइड बाय 2 ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है, और बी इसका राइट आंसर बन के तैयार है। यस, क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं, सेंटर ऑफ द स्पेयर लाई ऑन द प्लेन। अच्छा, जो सेंटर है वो कौन से प्लेन में लाई करेंगे? भाई सेंटर हमने ऑलरेडी निकाले थे। सेंटर निकालने के लिए क्या करना होता है, एक्स का, वाई का, जेड का कोफिशिएंट का आधा कर दो और साइन बदल दो। 3/4 3/4 3/4, सारों के सारे सेम है। 3/4 माइनस में, 3/4 माइनस में, 3/4 माइनस में। ये मेरे पास क्या थे, सेंटर वाले पॉइंट थे। सेंटर ऑफ द स्पेयर लाई ऑन द प्लेन। सेंटर कौन से प्लेन पे लाई करेगा? इसका मतलब अगर कोई भी पॉइंट किसी भी प्लेन पे लाई कर रहा है तो वो पॉइंट उस प्लेन को सेटिस्फाइड करेंगे, यस और नो। तो भैया क्या करना है, इन वाले पॉइंट को यहां पर रख दो, जो सेटिस्फाइड कर जाए वो आंसर हो जाएगा। यस, जैसे कि, अच्छा एक काम कर लेते हैं, जैसे कि मुझे एक चीज दिखाई दे रही है, चलो रख देते हैं यार, ये 2 2 2 2 2 तो कॉमन ले लो, मैंने यहां से 2 कॉमन ले लिया। x प्लस वाई प्लस जेड, इनको अगर मैं जोड़ूंगा तो माइनस भी कॉमन ले लो। ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे, जुड़ जाएंगे। एलसीएम आएगा 4, ऊपर 3 3 6 3 9, ये बनेगा 9/4, और माइनस कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, यहां से माइनस के 2 है, एलसीएम कितना आ गया, 4 आ गया, ये 9 है, माइनस 4 3 12 आ गया। 12 में से 9 चला जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, माइनस के 2 है, ये बनेगा माइनस का 3 प्लस का 3 बन गया, डिवाइड बाय 4 बन गया। सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब दिस इज नॉट आंसर, दिस इज नॉट अ आंसर। यहां पर देखते हैं, यहां से मैंने 4 कॉमन ले लिया, माइनस भी कॉमन ले लिया, मेरे पास कितना बचेगा, एलसीएम में आ जाएगा 4, यहां 3 3 9 बचेगा, और माइनस का 3 मुझे और दिखाई देगा। यहां पर हम एलसीएम लेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, माइनस बाहर बचा हुआ है, यहां बचेगा 9 माइनस 4 3 12, ये भी 0 नहीं बन रहा है, यानी कि ये भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। यस, यस और नो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको सेटिस्फाइड करके देखते हैं, डी वाले को देखें। ये है 4, यहां से पूरा 8 नहीं कॉमन आ रहा है, ये 4 गुना माइनस के 3/4 है, तो ये बचेगा बेटा मेरे पास माइनस का 3, माइनस 3 बचेगा। ये 8 का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो माइनस के 4 दूनी 8 3 दूनी 6 बचेगा।
ये भी माइनस का 6 बचेगा और प्लस का कितना है 15 है। 6 6 12 12 3 15 माइनस के 15 प्लस के 15 कट गए तो डी वाला राइट आंसर बन गया। बस जी बात खत्म, यहीं पर हो गई है। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 एंड 68। इसने कहा एस बी द लाइन ऑन द इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स। दो प्लेन है, एक प्लेन मेरे पास ये रहा और एक प्लेन मेरे पास यहां रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एस। ठीक है, एस बी द लाइन इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। भाई जब दो प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, तो एक लाइन बनती है। जैसे सपोज करो ये मेरे पास दो प्लेन है, एक प्लेन ये रहा एक प्लेन ये रहा। जब दो प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, ये मान लीजिए इसके अंदर घुस जाए पूरा, ठीक है, तो इनका जो बिल्कुल एकदम कोने वाला पॉइंट होगा, ऐसे देखो जरा ध्यान से कि इसका जो ये वाला पॉइंट होगा, ये क्या एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ऐसे करके लाइन खींच रही होगी, ऐसे पूरी एक लाइन खींच रही होगी बीचों बीच में। ठीक है, तो वो जो लाइन है उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज मुझे काउंट करने हैं। उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे? वो लाइन पहले मैं देख सकता हूं कि क्या ये वाला जो है, इसको अगर मैं इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर ले लूंगा तो ये आई है, ये प्लस के जे है, ये प्लस के के है। ठीक है, ये वाला पॉइंट ये 2i है, प्लस के 3j है और माइनस का ये 4k है। एक्चुअल में ये वाला वेक्टर और ये वाले वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, वही उस लाइन का वेक्टर फॉर्म निकल के आता है। तो इनका अगर मैं डॉट क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो यहां पर आई, यहां जे, यहां पर के, ये 1 1 1 आया, ये 2 आया, ये 3 आया, ये माइनस का 4 आया। इनको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा विद रेस्पेक्ट टू आई निकालूंगा तो ये कैंसिल, 4 बन जा 4, माइनस का 4 बना, माइनस 3 बन जा 3, ये मेरे पास बन गया ऐसे करके। माइनस का 7 आई के मल्टीप्लाई में -7 आ रहा है, यहां -7 यहां -7, ये वाला दोनों कट गए। आगे देखते हैं, माइनस होता है ऑलरेडी, जे लिखते हैं यहां पर। जे के रेस्पेक्ट में ये कैंसिल, 4 बन जा 4, माइनस का 4, माइनस करेंगे 2 बन जा 2, माइनस का 2 आ गया, 4 तो कितना हो गया 6, माइनस का 6 और ये माइनस का प्लस का 6, प्लस का 6 मेरे पास यहां जा रहा है, ये भी कट गया, यानी कि बी वाला ही यहीं पर समाप्त हो गया क्वेश्चन। बी वाला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये वाला भी निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे? के रेस्पेक्ट में। के रेस्पेक्ट जब करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, 3 बन जा 3 और माइनस 2 बन जा 2, तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही होगी माइनस का 7i और प्लस का 6j और प्लस का 1k, ये फाइनल मेरे पास आ रहा होगा, वो जो लाइन होगी उस लाइन की इक्वेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसने कहा एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एस। अच्छा ठीक है, अच्छा अभी जो पॉइंट मेरे पास आया है, ये जो मैंने निकाले हैं, ये क्या आए हैं? उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज आए हैं, यानी कि ए बी सी की वैल्यूज है। ए का वैल्यू -7 है, बी का वैल्यू 6 है और सी का वैल्यू मेरे पास कितना है 1 आया है। तो एलएमएन क्या होती है? डायरेक्शन कोसाइंस होती है। एलएमएन बराबर क्या होता है? एल बराबर ए डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एम बराबर ए अपॉन समथिंग, ऐसे करके करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है। और इसमें रिलेशन भी होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जब मैं करता हूं तो ये वाली वैल्यू 1 के बराबर आती है। अगर मैं देख पा रहा हूं, एक चीज जरा ध्यान समझना, इस 1 को मैंने इधर भेज दिया, 1 को इधर भेजूंगा, मेरे पास हो जाएगा एल स्क्वायर -1, एम स्क्वायर वहां चला गया माइनस का, एन स्क्वायर भी वहां चला गया माइनस का, तो ये वाली वैल्यू क्या इसके बराबर है? क्या ये वाली वैल्यू उसकी जगह मैं ये रख सकता हूं? अगर ये रखूंगा, यहां पर मेरे पास कितना 43 है, एल स्क्वायर मेरे पास एज इट इज है, फिर बन जाएगा प्लस के एल स्क्वायर माइनस का 1, यानी कि 43 एज इट इज है, ये बन गया 2l स्क्वायर माइनस के 1 मुझे देखने के लिए मिला। तो मुझे l की ही वैल्यू निकालने की आवश्यकता है, तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? माइनस के 7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब 49, अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 36, अंडर रूट सी स्क्वायर मतलब 1। इनको सिंप्लीफाई कर लें, -7 एज इट इज है, यहां पर कितना आ जाएगा 49 और एक 50, 50 30 80, 80 और 6 86, मेरे पास आ जाएगा 86, रूट में 86 देखने के लिए मिल गया। यस, वैल्यू रखते हैं, यहां पर हम वैल्यू रखेंगे, ये 43 है, यहां पर ट्वाइस ऑफ एल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 7 का स्क्वायर 49 माइनस का स्क्वायर प्लस डिवाइड में 86 बनेगा और माइनस का मेरे पास 1 है। ये 43 एज इट इज है, 49 दूनी कितना हो जाएगा 98 और माइनस 86 आ जाएगा, डिवाइड में मेरे पास 86 बचेगा और 43 से कितनी बार कटेगा भाई? 2 टाइम्स, 43 से 2 टाइम्स कट जाएगा, 98 में से 86 घटाओ, 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, डिवाइड में 2 है, 2 से कट जाएगा कितनी बार? 6 बार। क्या 6 ऑप्शन में है? बिल्कुल है, ए वाले ऑप्शन में, तो ए इसका राइट आंसर देखने के लिए मिलेगा। तो ये फॉर्मुलाज पता होना चाहिए, फॉर्मुलाज पता होगा तो ये चीजें आसान हो जाएंगी, बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। क्लियर होगी बातें? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? चलो, इतनी बातें सबको समझ में आ चुकी हैं। कंसिडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 2 आइटम दैट फॉलो, एल
दे रखा है हमारे पास कितना, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड इज इक्वल टू 2x माइनस वाई माइनस जेड प्लस 8 इज इक्वल टू 0 बी अ लाइन, ये एक लाइन है एंड ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक प्लेन है. व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन. क्या ये सेम क्वेश्चन नहीं हो गया? What are the direction ratio of the line? लाइन के डायरेक्शन रेशियो की बात कर रहा है. क्या मैं देख पा रहा हूं कि यहां से इसको वेक्टर फॉर्म में अगर दिखाऊंगा, ठीक है ना, तो ये मेरे पास कितना बन गया, ये 1 बन जाएगा, मतलब i बन जाएगा, और प्लस के ये j बन जाएगा, ये प्लस के k बन जाएगा, और इसका डॉट क्रॉस प्रोडक्ट अगर करूंगा, यहां से देखता हूं तो मेरे पास 2i माइनस j और माइनस का k दिखाई देगा, और डॉट प्रोडक्ट देखने के बाद मेरे पास यहाँ i है, यहाँ j है, यहाँ k है, ये 1 1 1 है, और ये 2 है, -1 है, -1 है. आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन i के रेस्पेक्ट में मुझे दिखाई देगा कैंसिल कैंसिल, 1 का मल्टीप्लाई 1 से, -1 का मल्टीप्लाई 1 से, तो प्लस का 1 आ गया, ये तो 0 बन गया भाई. जीरो वाला यहां नहीं है, यहां नहीं है, तो बी और सी मेरे पास दिखाई दे रहा है. फिर लेते हैं माइनस जे के रेस्पेक्ट में. जे के रेस्पेक्ट में ये कैंसिल 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, -1 और -2 बन जाए, 2 आ जाएगा. ये मेरे पास बन गया माइनस का 3 और -1 ये भी था, प्लस का 3 बन गया. ठीक है, प्लस का 3 तो हमें कहीं पर दिखाई दे नहीं रहा है, इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं पर तो गलती कर दी है. गलती कर दी बेटा, ठीक है, क्योंकि प्लस का 3 मेरे पास यहां था, या तो मैंने इसमें गलती कर दी, इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार. ये हमने सही लिखा है क्या, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, और 2x माइनस वाई माइनस जेड, ठीक है. आई के रेस्पेक्ट में कैंसिल हो जाएंगे, ये मल्टीप्लाई करेगा, ये -1 बनेगा, और ये माइनस ऑलरेडी होता है, और एक माइनस मेरे पास और आ जाएगा, तो प्लस बन जाएगा, 0 बन रहा है, बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल सही जा रहा है. ठीक है ना, माइनस लेके चलेंगे, यहां पर जे के रेस्पेक्ट कैंसिल कैंसिल, 1 बन जा 1 -1 और 2 बन जा 2, तो माइनस का 2 बन गया, और 2 और 1 माइनस का 3 और प्लस का 3 बन जाएगा. प्लस का 3 बिल्कुल सही जा रहा है. इसका मतलब हम कुछ ना कुछ तो गड़बड़ यहां पर कर रहे हैं, क्योंकि इसमें मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं हमने मिसप्रिंट तो नहीं किया. तो मुझे आवश्यकता होगी एक बार जरा इस क्वेश्चन को चेक करने की, ठीक है, कि क्या ये क्वेश्चन बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है. ठीक है, क्योंकि वो चीजें थोड़ी सी यहां पर गड़बड़ देखने के लिए मुझे मिल रही है. मैं इस क्वेश्चन को ढूंढ लेता हूं एक बार, ठीक है, और इस क्वेश्चन को देखता हूं इस क्वेश्चन में कहां गड़बड़ मैंने कर दी है. ठीक है बच्चा, चलो फटाफट देख लेते हैं. ओके, पॉइंट क्या है, कहाँ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, क्वेश्चन नंबर 69. एक सेकेंड, हाँ मिल जाए बस. क्वेश्चन नंबर 69. पॉइंट लिखे हुए हैं x प्लस वाई प्लस जेड, ध्यान समझना, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 4, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 4 इज इक्वल टू 0. ठीक है, 2x माइनस वाई माइनस जेड, 2x माइनस वाई माइनस जेड प्लस 8 इक्वल टू 0. ठीक है, प्लेन है मेरे पास x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 1 इक्वल टू 0. ठीक है, क्वेश्चन बोला व्हाट इज द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द l एंड p. ठीक है ना, l एंड p, अच्छा वो इससे अगला वाला क्वेश्चन. अच्छा, ये पूछ रहा है व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द, ठीक है ना, लाइन l, यानी कि लाइन के डायरेक्शन रेशियोज बताने हैं. अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बताते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं. ठीक है, जरा मेरी बात को ध्यान समझना, हमने इसको प्लेन समझा, ठीक है ना, और जब दो प्लेन होते हैं तो प्लेन जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, तो वहां वाला जो लाइन होती है वो लाइन निकालने का तरीका क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में लगाया था. ठीक है, तो ये वाला तरीका हमने यहां पर गलत अप्लाई कर दिया. ठीक है भाई, क्योंकि वो तो लाइन ही है ना, लाइन है, तो इसके डायरेक्शन रेशियो तो मेरे पास बन के आ चुके थे ऑलरेडी. ये कितना आ गया था भैया, आई आ गया था, ये जे आ गया था, और ये मेरे पास कितना आ गया था, के आ गया था. यहां से कितना बना था, 2i बन गया था, माइनस के 2j बन गया था, और माइनस का k बन गया था, ऐसे करके. व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन, लाइन के डायरेक्शन रेशियो मुझे निकालने हैं. पर एक चीज मैं कर सकता हूं, जो भी मेरे पास डायरेक्शन रेशियोज हैं, अगर उस लाइन के डायरेक्शन, देखो दो लाइन मेरे पास, एक लाइन ऑलरेडी है, डायरेक्शन रेशियो लाइन के निकालूंगा, तो वो लाइन इन वाले लाइन के डायरेक्शन रेशियो के साथ
क्या बना रही होगी, परपेंडिकुलर बना रही होगी। परपेंडिकुलर का वो जब इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा होगा। तो डॉट प्रोडक्ट जीरो करके देखते हैं भाई, इसका भी इसके साथ भी और इसका इसके साथ भी। 2 का 1 के साथ करेंगे 2 बन जाए 2, 1 का 1 के साथ करेंगे प्लस का 1 माइनस 1। भाई ये तो नहीं हो सकता, ये तो आंसर नहीं हो सकता, तो इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है। 0 0 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। सर ये तो प्लस का 1 हो रहा है, ये भी जरूरत नहीं है। 0 के साथ करेंगे 0, माइनस 1 के साथ करेंगे प्लस का 1 आ जाएगा, माइनस 1 के साथ माइनस का 1 आ जाएगा। ये तो 0 बन गया, ये सेटिस्फाइड कर रहा है। इसको भी करना चाहिए, चेक कर लेंगे। पहले इसको चेक कर लेता हूँ। 2 बन जा 2 और 3 बन जा 3 और माइनस का 3। सर ये भी नहीं बनेगा, यानी कि एक ही बचा, तो चेक करने की जरूरत भी नहीं है, सी वाला ही राइट आंसर बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है जी, चलो। व्हाट आर द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ एल एंड पी? एल एंड पी के इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होंगे, ऐसा हमसे जानना चाह रहा है। भाई अभी अभी हमने इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकाले हैं, 0, 1, -1। याद दूं, 0, 1, -1 इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज थे। और अगर मैं बात कर रहा हूं पी की, तो पी मेरे पास क्या है, पी के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं दैट इज एक्स, ठीक है, दैट इज 1, 2, 3। कितने हैं भैया, 2, या मैं कह सकता हूं 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3। ये मेरे पास डायरेक्शन रेशियो किसके बने, ये मेरे पास बने थे लाइन के। या मैं एक चीज और कर सकता हूं कि यहां से जो मेरे पास डायरेक्शन रेशियोज बने थे, ठीक है ना, यहां से मैं एक इक्वेशन भी तैयार कर सकता हूं और उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर सकता हूं नेक्स्ट इस वाले पॉइंट के साथ। ऐसा कर सकता हूं क्या? यस और नो बोलो, हाँ या ना। तो मैं उसको भी तो क्या कि मैं एक इक्वेशन बना लूं, यहां से एक इक्वेशन बना लेता हूं, ठीक है। और ये मेरे पास ऑलरेडी इक्वेशन दे रखी है, प्लेन की इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करके एक्स बाई जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं। पर क्या बहुत ज्यादा लेंथी प्रोसेस वहां पर बन के तैयार हो जाएगी। तो क्या करें, तो क्या कुछ और सोचना पड़ेगा। तो क्या सोचा जाए, एक चीज सोचते हैं। अब उसने बोला इंटरसेक्शन, मान लीजिए एक लाइन है और एक मेरे पास क्या था, प्लेन था, ठीक है ना। अब जब दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यानी कि जो भी पॉइंट होगा, कहीं पर भी जो भी पॉइंट होगा, वो पॉइंट इस प्लेन की इक्वेशन के साथ साथ इस लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेगा, यस और नो। यानी कि प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेगा और लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेगा। चूंकि मेरे पास जो लाइन की प्लेन की इक्वेशन है वो कितनी है, एक्स प्लस 2y प्लस 3z प्लस 1, एक्स प्लस 2y प्लस 3z प्लस 1 बराबर 0। ये प्लेन की इक्वेशन थी। पहले इस प्लेन की इक्वेशन सेटिस्फाई करा देखते हैं कौन सेटिस्फाई कर रहा है। 4 से देखते हैं, यहां बनेगा 4 माइनस 6 माइनस 9 प्लस 1। 9 और 6 कितना, 15, 4 और 1 नहीं बनेगा भाई, सेटिस्फाइड नहीं करेगा, ये कट गया। इसको देखते हैं, ये 4 माइनस 6 और प्लस का 3 3 9 प्लस का 1 सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, कट गया। 4 से देखते हैं, -4 माइनस के 6 माइनस के 9 प्लस का 1 सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा। माइनस के 4 माइनस का 6 प्लस का 9 प्लस का 1, ये 9 और 1 10, 6 4 10 कट गया आपस में। डी वाला इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऐसे कर लेते हैं इनको, आगे बढ़ जाओ। लेट z इज इक्वल टू समथिंग एंड y इज इक्वल टू समथिंग वेयर इतना ग्रेटेस्ट इंटीजर दे रखा हमारे पास। फंक्शन f इज नॉट एन इंटीजर बट पॉजिटिव। f इज नॉट एन इंटीजर, f एक इंटीजर नहीं है। इंटीजर नहीं है तो उसकी वैल्यू डेसिमल में ले सकते हैं, बट एक पॉजिटिव है, यानी कि वैल्यू पॉजिटिव में लेनी पड़ेगी। वैल्यू किसमें लेनी पड़ेगी, पॉजिटिव में लेनी पड़ेगी, बस इंटीजर नहीं लेना बस, ठीक है ना। तो क्या करना है देन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z? z का वैल्यू क्या होगा, ये मेरे पास है। z का जो वैल्यू दे रखा है बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर y, और इस y का वैल्यू ये है, तो इसके अंदर आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x और माइनस x और ग्रेटेस्ट इंटीजर बंद कर दिया मैंने, ठीक है भाई। ऐसा मेरे पास ये क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया। अब एक काम करते हैं कि उसने कहा x इज नॉट एन इंटीजर बट पॉजिटिव, तो x की कोई वैल्यू ले अपनी तरफ से। x की वैल्यू मेरे दिमाग में आया, चलो 2.5 ले लो, आप कुछ और भी ले सकते हैं, 2.3 भी ले सकते हैं, 2.1 भी ले सकते हैं। 2.5 लूंगा तो z बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहां पर आ जाएगा 2.5 और माइनस के ये भी कितना है, 2.5 ही है। अब z बराबर, भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से कोई वैल्यू बाहर आ रही होती है तो वो ग्रेटेस्ट, वो इंटीजर की फॉर्म में आ रही होती है ना। 2.5 में 2.5 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर जो वैल्यू आई होगी दैट विल बी 2, तो 2 हो गया, माइनस के 2.5 मेरे पास ये रहा। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा मेरे पास 0.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर।
अब 0.5 को अगर मैं नंबर लाइन पे देख रहा हूं तो यहां 0 है, यहां 0.5 है, ठीक है, और यहां पर मेरे पास 1 है। यहां तक सबसे बड़ा इंटीजर वैल्यू क्या निकली है भाई? अभी तक 0 आई है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे बच्चे? 0 आ जाएगी क्या? बोलो हाँ या ना? क्योंकि इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? 0 देखने के लिए मिल जाएगी। अच्छा, यहां पर एक चीज और जरा गलती कर रहे हो, ये माइनस बचेगा, माइनस बचेगा तो नेगेटिव 0.5 यहां पर लेके चलो, तो यहां पर कितना आएगा? -1। वैल्यू कितनी आएगी? -1 आएगी, 0 नहीं आएगा, क्योंकि माइनस में बचा था। ये वाली वैल्यू बड़ी है ना, ये छोटी है, तो -1 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चा, इस तरीके से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लो भाई, एफ दे रखा है, जी दे रखा है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एफ ऑफ जी एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। भाई इसका मतलब होगा एफ ऑफ जी एक्स, और इसका मतलब हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स। ये हमारे पास चीजें हैं। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालना है। एफ फंक्शन क्या भैया? एफ फंक्शन ये रहा, इसके अंदर जहां एक्स है वहां पर जी एक्स रख दो बस। यस, और प्लस का 1। यहां पर जी फंक्शन कौन सा? ये है, जहां एक्स है वहां पर एफ एक्स रख दो, तो यहां पर आ जाएगा एफ एक्स, ठीक है, और प्लस का 2। अब वैल्यू रख दो यहां पर 4। जी एक्स की वैल्यू कितनी है? ये है के एक्स प्लस का 2, प्लस का कितना? 1 इज इक्वल टू के। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? यहां से आ जाएगा 4x, सॉरी 4x, ठीक है ना, प्लस का 1, और प्लस के कितना है? 2 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करो, यहां आ जाएगा 4kx प्लस के 4 दूनी 8, 8 हर एक 9 इज इक्वल टू 4kx, 4 यहां से आ जाएगा k, और प्लस का कितना? 2। 4kx कट गया, 2 इधर जाएगा 7, k का वैल्यू कितना आ गया? 7 बन गया। बहुत एकदम 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 जीरो लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत बिजी क्वेश्चन था, एकदम से वैल्यू पुट करा, आंसर निकल के आ गया। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमसे क्या कह रहा है? मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। फंक्शन मेरे पास दे रखा है, इसका मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए मुझे इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन करते हैं, एफ डैश एक्स रखेंगे तो डेरिवेटिव आएगा log x का 1/x होता है, बट log 10 है तो नीचे log 10 भी दिखना पड़ेगा। log 10 मल्टीप्लाई में 1/x, x की जगह आ जाएगा x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 11, और इसका दोबारा डेरिवेटिव करेंगे अकॉर्डिंग टू चेन रूल, दैट विल बी 2x प्लस के 2, एंड इसके डेरिवेटिव को बराबर रख दो 0 के, नीचे वाला पूरा 0 में चला गया, वहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 वहां जाएगा, माइनस का 1 मिल गया। x की वैल्यू -1 जरा इसी में रख दो यार, ठीक है, x की वैल्यू -1 इसी में रख देंगे। यहां पर log 10 है ऑलरेडी, -1 का स्क्वायर 1, यहां माइनस के 2, और प्लस का कितना आ गया? 11। 11 और 1 2, 11 और 1 12, 12 में से 2 जाएगा 10, मेरे पास वैल्यू बन गई log 10 बेस 10, जो कि 1 होता है, यही इसकी मिनिमम वैल्यू निकल के आ गई। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट लगाया और आंसर आपके हाथ में फटाफट। ठीक, समझ में आ गया? चलिए, क्लियर है सब बातें? आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रीड रिगार्डिंग द लिमिट इतना। अच्छा जी, ठीक है, लिमिट कितना दे रखा मेरे पास? लिमिट है x टेंडिंग टू 3, और ये है मोड x माइनस के 3 डिवाइडेड बाय x माइनस के 3 मेरे पास दे रखा है, ठीक है। अच्छा, यहां पर हमें देखना है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है क्या x इक्वल टू 1 पर? लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अच्छा x इक्वल टू 1 पर नहीं, x इक्वल टू 3 पे करेगा, पर इक्वल टू क्या 1 के है, इक्वल टू क्या 0 के, इक्वल टू क्या -1 के, या फिर नहीं एग्जिस्ट कर रही होगी। तो ले लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस पे जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस पे जाएगा, 3 माइनस पे यानी कि 3 से छोटी वैल्यू, अगर 3 छोटी वैल्यू रखूंगा ये वाला पूरा फंक्शन कैसे में जाएगा? नेगेटिव में। नेगेटिव में जाएगा तो नेगेटिव में फंक्शन आएगा x माइनस के 3, मोड मैंने खोल दिया, नीचे कितना है? x माइनस के 3 है, x माइनस 3 से x माइनस 3 कटेगा, रिजल्ट आएगा -1। अगर मैं लिखता हूं राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंडिंग टू 3 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव पर ये जो मॉडुलस खुलेगा वो x माइनस 3 खुलेगा, पूरा पॉजिटिव में खुलेगा तो x माइनस 3 दिखाई देगा, और नीचे कितना x माइनस 3 है, कट के कितना आ गया मेरे पास? 1 आ गया। एक लिमिट -1, एक लिमिट 1, यानी कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज इक्वल है ही नहीं, तो डी वाला राइट आंसर आ जाएगा, किसी के इक्वल नहीं आ रही, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही यहां पर, तो यस माय डियर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू डायरेक्टली लिखा होता है √a² प्लस के b² होता है, b प्लस c लिखा हुआ प्लस c लिख दो, खत्म बात। a² प्लस b² प्लस के c, इसमें कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पढ़ो 76, f2x is equal to 4x square plus 1, then for the how many value of the x will be f2x will be the gm of the fx and f4x। इसने कहा f2x जो है ना ये gm है, ये ज्योमेट्रिक मीन है किसका? इसका और इसका। अगर ये ज्योमेट्रिक मीन है तो क्या मैं कह सकता हूं कि इसका स्क्वायर इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए? यस और नो? बिल्कुल सही बात है सर।
अब देखते हैं फंक्शन क्या है भैया। फंक्शन लिखा हुआ था इसने 2x और वैल्यू थी 4x स्क्वायर। इस 4x स्क्वायर को मैं अगर 2x लिख दूं तो 2x का स्क्वायर दिखाई दे रहा होगा प्लस का 1, यानी कि फंक्शन मुझे मिल गया। फंक्शन देखो 2x का y लिख दूंगा, y इज इक्वल टू, तो y स्क्वायर प्लस 1 फंक्शन कुछ ऐसा है कि नहीं है? y की जगह जो लिखोगे बस यहां पर वो लिख देना। जैसे इसने कहा 2x, 2x तो मेरे पास ऑलरेडी दे रखा है, इसका स्क्वायर कर दो। स्क्वायर भी खोल दें, 4 चौक 16 x की पावर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस के 2 ए भी 4 दूनी 8 x स्क्वायर खुल गया इज इक्वल टू fx। देखो मतलब इसकी जगह x रखेंगे तो बनेगा x स्क्वायर प्लस 1, यहां बनेगा x स्क्वायर प्लस के 1 मल्टीप्लाई में 4x रख रहे हैं। 4x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर और प्लस का 1, ऐसा मेरे पास बन गया। इसका भी, इसको तो ऐसे लिख रहे हैं 16x की पावर 4 प्लस 1 प्लस के 8x स्क्वायर। क्या करना है इसमें, ठीक है, हाउ मेनी रियल वैल्यूज, अच्छा कितने रियल वैल्यूज आएंगे। ओके आगे बढ़ते हैं। यहां से कितना बनेगा, x का मल्टीप्लाई करेंगे 16x की पावर 4 बना गया, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के x स्क्वायर और प्लस के 16x स्क्वायर और प्लस का 1 देखने के लिए मिल जाएगा। ये वाली वैल्यूज इस वाली वैल्यू से ऑलरेडी कट गई है। 16 और एक कितना 17, 17 वाला अगर मैं इसमें वहां भेज दूंगा तो 17 में से अगर मैं 8 घटा दूंगा मेरे पास बचेगा 9x स्क्वायर। 1 से 1 कट गया, इक्वल टू आ गया 0, एक्स स्क्वायर बराबर 0। एक्स की कितनी वैल्यूज निकल के आ रही है, एक्स की तो एक वैल्यू निकल के आ रही है ना, एक्स की वैल्यू 0 आ रही है। 0 मतलब एक अपने में वैल्यू है, एक्स की एक वैल्यू है तो एक्स की एक वैल्यू निकल के आ गई, 1 इज द राइट आंसर। यस, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं मेरे बच्चे। क्लियर होगी सबको बातें, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? चलिए बढ़िया। नेक्स्ट इसने कहा fx बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में दे रहा है और हमसे पूछ रहे देन व्हाट इज द सम ऑफ द इंटीजर सॉल्यूशन। जो इंटीजर सॉल्यूशन निकल के आएगा उसका सम निकालना है। इसने कहा एक्स स्क्वायर माइनस के 30x प्लस के 221, छोड़ो यार मोड ग्रेटेस्ट छोड़ो, वो देख लेंगे वैल्यू कैसे निकल कर रही है। अगर वो रेशियो में वैल्यू निकल कर आ रही है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बना लेंगे, ठीक है। अगर वैल्यू कंप्लीट आ रही होगी तो जरूरत ही नहीं है। देखते हैं, इसने बोला व्हाट इज द सम ऑफ द इंटीजर। भाई सम ऑफ द इंटीजर क्या होता है वैसे? सम ऑफ द इंटीजर होता है माइनस के बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए 1, 30 आना चाहिए, हाँ डी आना चाहिए। पर हमें ये देखना पड़ेगा कि उसके जो इंटीजर्स बन रहे थे, ठीक मतलब जो इसके रूट बन रहे थे, क्या वो अपने में कंप्लीट इंटीजर थे या फिर डेसिमल में थे। डेसिमल में तो उनका इंटीजर वैल्यू क्या निकल के आ रही है वो सब देखना पड़ेगा। देख लेते हैं 221 के फैक्टर करना जरा। 221 के फैक्टर करूंगा तो किससे कटेगा भाई, ये कटेगा 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 किससे, 221 को अगर मैं काटता हूं, देखो भैया 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, ठीक है ना। 3 2 2 4 1 5, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 13 से, 13 ही कम 13, 13 कम 13, 13 अगर यहाँ आ जाएगा, 22 में से अगर 13 माइनस कर दूंगा 9 बचेगा, ठीक है। 13 सत्ते 91, हाँ 13 से कट रहा है। 13 कम 13, 13 सत्ते 91, 13 और 17 सही है, यानी कि फैक्टर मेरे पास बन गए। तो 221 के जो फैक्टर बन रहे हैं वो माइनस का 13 ले लो, माइनस का 17 ले लो, साइन बदल दो इसके, साइन बदलेंगे प्लस के 13 प्लस के 17, यानी कि एक्स की जो वैल्यू आ गई 13 17 आ रही, खुद इंटीजर वैल्यूज आ रही है। तो सम ऑफ ऑल इंटीजर वैल्यू बोल रहा है, दोनों का सम कितना 30 ही तो आ रहा है, तो डी इज द राइट आंसर। खत्म।